कि सिविल सर्विसेज डिवीजन के माध्यम से अपने सपनों को साकार करना चाह रहे हैं। और आज के इस टी टॉक सेशन में हमारे बीच हाल ही में यूपीएससी आईएएस का रिजल्ट आया है, जिसमें ऑल इंडिया 13th रैंक होल्डर 13वीं रैंक होल्डर गौरव बुडानिया हमारे बीच में है। आज आप बच्चों से कन्वर्सेशन करेंगे, इनको कुछ वो टिप्स और ट्रिक्स अपनी लाइफ की बताएंगे जिनके माध्यम से आपने संपूर्ण भारत भर में 13वीं रैंक हासिल की है। आपकी अगर राजस्थान डिवीजन की बात करें तो आप राजस्थान टॉपर हैं और हमारा सौभाग्य है कि आपको राजस्थान कैडर मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं संपूर्ण प्रिंस एजहब की ओर से गौरव सर को बधाई देते हुए इस टी टॉक सेशन में आपका स्वागत करना चाहूँगा। और ये बच्चे अधीर हैं, ये बच्चे उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए, आपके जवाब सुनने के लिए, आपका मार्गदर्शन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस सर तक पहुँचाएँ। सर चूरू के रहने वाले हैं, आरएस में आपकी 12वीं रैंक थी, हाल ही में आईएएस में 13वीं रैंक है और एक बहुत कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आप इस फील्ड की रखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट से चाहूँगा कि आप अपना क्वेश्चन सर के सामने रखें और सर के आंसर्स हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और आपको आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट। सर मैं यह पूछना चाहूँगी कि आपने आपकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी और वो कितना टाइम लगा? मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने जो 2018 की प्रिपरेशन की थी पहले आरएस की, उसमें मैंने 1 से 1.5 साल मैंने टाइम उसमें लगाया था। और उसके बाद जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और इसमें मैंने पूरा 1 साल यूज़ किया था। तो मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ये 24 से 30 मंथ्स के बीच की हो गई थी। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्टूडेंट। सर हम टारगेट करते हैं कि 1 साल में हम ये बुक पढ़ लेंगे या इतना पढ़ लेंगे, तो हम 8-9 दिन तो 8-9 घंटे पढ़ लेते हैं, पर उसके बाद हम बोर हो जाते हैं या फिर हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो हम खुद को कैसे मोटिवेट करें कि हम अपने ड्रीम या अपने टारगेट से दूर ना हो? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं। क्या आपका लक्ष्य इतना बुरा है क्या कि उससे ध्यान हटाया जा रहा है? आपका लक्ष्य दुनिया का सबसे सुंदर लक्ष्य होना चाहिए और सबसे सुंदर चीज़ से ध्यान कोई नहीं हटाता। तो सबसे पहले ध्यान हटने का तो कंसेप्ट ही नहीं है। फिर दूसरा है कि हम बोर हो जाते हैं। तो बोर होने का तरीका या तो आपने पढ़ने का मेथड है वो गलत यूज किया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे डिस्कशन चल रहा था कि हमें हर चीज़ को विजुअलाइज करना है, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है आपको, तो आप भगत सिंह वाली मूवी देखिए, गांधी जी वाली मूवी देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की पे मूवी बनी है और भगत सिंह पे बनी है, बोस पे बनी है, उन मूवीज़ को देखिए तो आप फील कर पाओगे कि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, वो किस तरीके से एक्ट कर रहे थे। फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री की किताब पढ़िए, आपको काफ़ी सिंपल लगेगी। इसी तरीके से आपको अशोका का टाइम पढ़ना है तो अशोका की मूवी देखिए ताकि आप रियलाइज़ कर पाओगे। और उस मूवी को देखते समय आप ये सोचिए अशोका का दरबार लग रहा है, उसमें आप भी बैठे हो। कभी अपने आप को चाणक्य मान लीजिए, कभी आपको ऐसा मान लीजिए कि मैं सज़ा पाने वाला हूँ, अब पता नहीं सम्राट अशोक क्या सज़ा देंगे, उनकी सज़ा ये 4-5 सज़ा हैं, कौन सी सज़ा मुझे फील। जब आप किसी भी चीज़ के साथ इमोशंस लगा दोगे ना, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं हो तो उसमें इमोशंस को डालिए। जैसे बोलते हैं कि बचपन में यदि आपको थप्पड़ पड़ा है ना, वो 20 साल बाद भी याद रहता है, क्योंकि उस समय आपके जो अराउजल्स बहुत ज़्यादा थे, इमोशंस बहुत ज़्यादा थे। जब भी ऐसे लगे ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर बाथरूम में जाओ, रूम में जाओ, चारों तरफ से बंद करो, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पढ़ो, साले अकबर तो याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद हो जा। तो फिर आपने क्या किया, अपने अंदर अराउजल्स लिए, तो आपने इमोशंस को उसमें डाल दिया ना, तो वो फिर याद हो जाएगा। फिर भी याद नहीं हो तो रो के याद कर लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर आप आईआईटी के स्टूडेंट रहे हैं और मोस्टली जो यूपीएससी है उसमें जो टॉपर्स हैं वो आईआईटी नहीं मिलते हैं, तो सर आईआईटी का कोई स्पेशल रोल है यूपीएससी की जर्नी में? स्पेशल किसी का रोल नहीं है। स्पेशल आईआईटी वाला भी टॉप कर सकता है, दूसरे वाले भी टॉप कर सकते हैं। फ़र्क कहाँ है? आईआईटी वाले अपने कैपेसिटी पे पूरा बिलीव करते हैं कि हम वो टफेस्ट एग्ज़ाम निकाल के पहले आ चुके हैं, तो वो दूसरे एग्ज़ाम के लिए वो तैयार रहते हैं। और जब डिप्रेशन आता है तो अपने आप को यही चीज़ बोलते हैं, इंजन बहुत अच्छा है मेरा, मतलब मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। वहीं पे एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो डाउट कर लेता है, और वो डाउट करता है वहीं से वो गलतियाँ करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा, अब उनका जो एक बोलते हैं ना स्टडी ग्रुप अच्छा होना चाहिए। एक आईआईटी में जितने भी लोग पहुँचे हैं तो वो सभी लोग अपने अपनी जगह के टॉपर्स रहे हुए होते हैं, तो उनके मेथड्स को वो कॉपी कर लेता है।
वो उनका देखता है कि ये स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ रहा है, वो उसका कॉपी कर लिया, ये स्टूडेंट इस तरीके से कॉपी कर लिया। तो जैसे हमारे रामायण के अंदर एक जो करेक्टर था बाली, उसके सामने क्या होता था, सामने वाला जो भी है उसकी 50% पावर्स उसमें आ जाती थी, तो वो कभी नहीं हारता था। तो सेम यही होता है कि उसके पास अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उसका अच्छा ग्रुप होता है, तो वो उनसे पावर्स कैप्चर कर लेता है। और वो जब उनको यदि एकदम अक्यूमुलेट करके एग्ज़ाम के अंदर मतलब अच्छे से लिखते हैं, और मेहनत तो उनको भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत किए वो टॉपर बन जाते हैं, और वो जब मेहनत करते हैं तो रिजल्ट में आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिनसे आप कुछ सीख सकें। किसी से आपने हिस्ट्री की ट्रिक सीख ली, किसी से पॉलिटी की सीख ली, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि उस दिन पेपर है, सेम क्वेश्चन आपके लिए है, सेम किसी IIT वाले के लिए है। थैंक यू सर। नाउ फ्रॉम बॉयज साइड। सर न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या स्किप करना चाहिए? न्यूज़पेपर का आपको देखना है कि न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना आपको। अब आप देखिए, न्यूज़पेपर में 2 अप्रोच हैं। पहला कि आप सिलेबस देखिए, UPSC का सिलेबस और RPSC का, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसको एकदम रट लो, और अब वो सिलेबस से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई ना, फिर उसको देखो। तो एक तो ये पहली अप्रोच है। तो आपको मैं चाहूँगा पहले 1, 2, 3 साल आप इसी पे फोकस करो, ये एकदम बेसिक है। फिर जब आपको लगता है कि मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने आ गया, फिर आप न्यूज़ पढ़ो ना। कभी जैसे एक न्यूज़ आई कि ना बिजली का तार गिरा, भैंस मर गई, ठीक है। अब इस चीज़ को, एक होता है कि इस न्यूज़ को इग्नोर कर दो, लेकिन जब आप 2-3 साल न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो आपके पास एक अलग टैलेंट आएगा। अब आप देखिए कि बिजली का तार गिरा, भैंस मर गई, तो अब इसमें क्या मतलब फोकस एरिया है कि अपना जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर है। हम जो कम्युनिकेशन लाइंस थी उसमें अच्छा कर सकते थे। भैंस मर गई मतलब कि जो अपने ना, मतलब आप सोचो वेटरनरी जो है, एनिमल हस्बेंड्री है, उसके सामने क्या चैलेंज है, फिर उन चैलेंजेस के बारे में सोचो, उनके बारे में गूगल पे सर्च करो। तो जब पहले तो आप बस बेसिक यही कीजिए, जो न्यूज़ सिलेबस से आई है उसी को पढ़िए। फिर जब आप लगे कि अब मैं सिलेबस को समझने लगा हूँ, न्यूज़ को समझने लगा हूँ, फिर जो सबसे बकवास चीज़ होगी, सबसे बकवास न्यूज़ होगी, वहाँ से भी आप सोच सकते हो। जैसे मैं तो एक मेरे दोस्त को एग्जाम्पल बता रहा था कि दैनिक भास्कर में श्रद्धांजलि की न्यूज़ आई थी कि मेरे माताजी का देहांत हुआ है उनके, तो श्रद्धांजलि की 3 आगे अगरबत्ती बनी हुई थी। तो मैं आप ये सोचिए, अगरबत्ती एक हैंडीक्राफ्ट है, एक लोकल है, तो लोकल इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप हो सकती हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ के सामने क्या चैलेंज है, किस तरीके से फ्यूचर प्रोटेस्ट जो मतलब कि फ्यूचर कैसा हो सकता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो सकती है, या कंपटीशन कहाँ से फेस कर रही है, तो अपने अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए भी तैयार हो गए। फिर कल को कोई छोटी इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आएगा ना, जैसे खिलौने की इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आ सकता है, भुजिया इंडस्ट्री पे आ सकता है, तो वो अगरबत्ती वाले पॉइंट वहीं लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए आप जब एक बार, जैसे मोती होता है ना, वो अपने हंस चुग लेता है ना, तो 1, 2, 3 साल तक आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको फिर हर न्यूज़ में लगेगा कि ये तो एग्ज़ाम के लायक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट। Sir, is any medium of language play vital role in civil service examination? कभी भी लैंग्वेज है ना, वो आपके विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है, वो आपको कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। मैंने मेरा पूरा UPSC का इंटरव्यू हिंदी में दिया है, हालांकि मेरे लिखने में मैंने इंग्लिश मीडियम का चूज़ किया था क्योंकि वहाँ कंटेंट ज़्यादा अच्छा था। तो आपको जिस लैंग्वेज में भी बेहतरीन कंटेंट मिले ना, वो ले लो, और उसके बाद लैंग्वेज कभी भी मैटर नहीं करती। आपको यदि लगता है कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लगता है तो हिंदी में। अब हिंदी मीडियम में दिक्कत आती है कि आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं आता। दूसरा, जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, उसमें हिंदू में क्या कहते हैं कि बहुत रिटायर्ड प्रोफेसर्स वगैरह या फिर जो सिविल सर्वेंट है वो लिखते हैं, और उस कंटेंट का हिंदी कहाँ से आएगा। आप दैनिक जागरण और हिंदू न्यूज़पेपर को आपस में कंपेयर करोगे तो दिन रात का फ़र्क है। जब आपके अंदर, आप जैसे एक मशीन है, उसके अंदर जैसे आलू डालोगे वैसे ही तो चिप्स निकलेगी। तो जब आप ख़राब क्वालिटी की आलू डालोगे तो चिप्स अपने आप ही ख़राब निकलेगी। तो मशीन कोई सी भी हो, मशीन किसी भी कंपनी की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आलू से। तो आपको कंटेंट आपका अच्छा रहना, तो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों एग्ज़ाम से, दोनों ही लैंग्वेज से आप टॉप कर सकते हो। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रहा होगा, तो आपने उस इंटरेस्ट को बैक रख के सिविल सर्विसेज को कैसे चुना, एज ए सेल्फ गोल कैसे डेवलप किया? तो इंजीनियरिंग का जो डिसीजन है वो होता है कि आप 10th में हैं, 10th के बच्चे को क्या पता कि कौन सा करियर ऑप्शन कौन सा अच्छा है, किस में क्या है। और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि भाई कलेक्टर क्या करते हैं, DM क्या करते हैं। मुझे तो लगा ऑफिस में बैठ के बस साइन करते हैं। तो मैं इससे अच्छा तो है कि इंजीनियरिंग में जाओ। और इंजीनियरिंग में भी एक इमेज होती है कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि बस एकदम चश्मा लगा के बैठे हैं, कोड पे कोड बना रहे हैं और कुछ मिसाइलें बना रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि इंजीनियरिंग एक अलग चीज़ है,
और उससे बाद प्रशासन की चीज़ें पता चलती है कि इनके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप पे उस पर खरा उतरते हो ना, उसका एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है। तो आप एक ऐसी लाइफ नहीं चाहते कि आप डेली सुबह जाओ ऑफिस में और जाके वहाँ पे एक कंप्यूटर पे बैठ के पूरा टाइम काम करके फिर वापस आ जाओ। आप फिर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद आपके अंदर ऐसे लगता है कि मैं तो मशीन हूँ, कि मुझे सुबह ऑर्डर दे दिया जाता है, मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप जब देखो सिविल सर्विसेज में पता भी नहीं होता है आज ऑफिस में जाने के बाद क्या चैलेंज आने वाला है। मैंने तो देखा था कि चूरू में एसडीएम ऑफिस के आगे वो किसान थे, वो 1000 गाय लेके आ गए थे और वहाँ पे गाय छोड़ दी थी। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस, अपनी जो नॉलेज है उसका यूज़ करना है कि इनको कैसे ट्रैफिक को मैनेजमेंट करें, कौन सी पुलिस का कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सब चीज़ें एक अलग चैलेंज देती हैं जीवन में, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज में आने का फिर फैसला कर लिया था। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर, थ्रू आउट द जर्नी हम अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट रख सकते हैं सर? जैसे कि हमें रिज़ल्ट की टेंशन होती है कि चलो हमने इतनी मेहनत कर ली, उसके बाद बस वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं कि नहीं मैं कर सकती हूँ? जैसे दो कॉन्फिडेंस के लिए 2 चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। पहला बात, आप हर चीज़ करो ना, उसके पीछे की कुछ साइंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं किताब पढ़ रहे हैं तो किताब नहीं पढ़नी, उसके पीछे की स्टडी की साइंस क्या है, कब पढ़ना है, कब उसका रिवीजन करना है, कितने टेस्ट देने हैं, सब चीज़ें आपको यदि सही से साइंस से फॉलो किए ना तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। अब किसी बिजली के तार को मैं पकड़ के ले जाऊं तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है उसके बाहर प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कभी नहीं आएगी, तो मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन यदि वही तार के ऊपर प्लास्टिक नहीं हो तो डर लगेगा। तो यही हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि उसकी साइंस क्या है प्रिपरेशन की, इसलिए हमेशा एग्ज़ाम में डर लगता है। दूसरा क्या होता है कि हम मेहनत तो करते हैं 10 नंबर की और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हमेशा 20 नंबर की। हमेशा यही सोचिए कि ईश्वर मुझे फर्स्ट रैंक ना दे, सेकंड ना दे, कुछ भी ना दे, जितनी मैंने मेहनत की है ईश्वर मुझे वो दे दे। तो फिर आदमी के अंदर एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन रहता है, मैंने इतनी मेहनत की थी और इतना दे दिया। और उसके लिए ज़रूरी है आप अपने अंदर कमी और जो अपने जो आपके पावर हैं और आपकी जो कमियाँ हैं, दोनों को आपको एकदम इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट से आप मैं पूछूं आपकी स्टडीज़ में 5 क्या कमी है, आप नहीं बता पाओगे, आपको लगेगा बस मैं तो सही पढ़ रही हूँ। लेकिन वो 5 कमियाँ यदि आपको पता होंगी तो रिजल्ट के दिन आप कभी भी ऐसे सवाल नहीं करोगे, आपको लगेगा 5 कमियाँ थी, रिजल्ट आया है, अच्छा आया है, अब इनको दूर करना है, अगली बार एग्ज़ाम देना है, तो फिर एग्ज़ाम से डर नहीं लगेगा आपको। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन। हेलो सर। सर, मेरे मन में बस एक ही डाउट है कि हम जब भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाते हैं तो हमको अपना स्टडी मटेरियल कैसे रखना चाहिए? क्योंकि सर क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और पढ़ने में भी मज़ा आए? तो स्टडी मटेरियल है वो तो बुक्स तो सभी की सेम रहती हैं। यदि 10 लाख लोग एक ही बुक को पढ़ रहे हैं और वो मेरिट होल्डर भी पढ़ रहे हैं, IIT वाले भी पढ़ रहे हैं, IIM वाले भी पढ़ रहे हैं, एम्स वाले भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि रिजल्ट के अंदर डिफरेंस आ रहा है? जो वो पूरी प्रोसेस है ना, उसको आपने किस तरीके से लिया है। अब चाहे मेरे को आप कितनी भी बोरिंग बुक दे दो, लेकिन मैं उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहूँगा, तो तरीका बदलना, स्टडी मटेरियल नहीं बदलना। स्टडी मटेरियल आप कुछ भी लीजिए, आप एकदम आराम से पढ़ रहे हो कि बस PM को ये प्रेसिडेंट ये ऑर्डर दे सकता है, आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है ऐसे, तो आपको बोर करने लग जाएगा। आप उस स्टडी मटेरियल में कमी निकालोगे, मटेरियल में कमी नहीं है, पढ़ने के तरीके में कमी है। आप ऐसे फील कीजिए कि PM को प्रेसिडेंट ऑर्डर दे सकता है, तो आप सोचिए रामनाथ कोविंद जी बैठे हैं, ये ना मोदी जी बैठे हैं, उनको वो एक कागज़ पे लिख के दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब इमेजिनेशन चलेगी ना, तो सबसे जो बोरिंग जो कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं, हम इसको कभी आराम से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। थैंक यू सर। तो ये था प्रिंस कॉलेज की सिविल सर्विसेज डिवीज़न का पहला टी टॉक शो। इस तरह के शोज आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। आज के शो को होस्ट किया IAS में 13th रैंक होल्डर श्री गौरव बुडानिया जी ने। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू।